इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है। धन्यवाद। अध्याय 66। पत्नी। शशांक जैन और उनके साथ आए हजारों तलवारबाजों के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। प्रीतम ने सिर हिलाया। हाँ, ये सही है, ये हमारे उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की महारानी का पति है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दरवाजे के बाहर नर्म कदमों की आवाज सुनाई दी। शशांक जैन और बाकी लोग जल्दी से मुड़े। सूर्य की रोशनी में सफेद कपड़ों में एक आदमी 4 प्यारी लड़कियों और एक जवान और खूबसूरत महिला के साथ अंदर आया। प्रीतम जल्दी से आगे बढ़ा और झुक गया। पत्नी। ग्रैंड प्रिमोडियम होली लैंड के सभी शिष्यों ने भी राजमहरा को प्रणाम किया। ये दृश्य देखकर शशांक जैन और बाकी लोग दंग रह गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि पत्नी इतनी असाधारण रूप से सुंदर होगी। महारानी रहस्यवादी बर्फ के आदमी से जैसी उम्मीद थी। शशांक जैन और बाकी लोग जल्दी से आगे बढ़े और झुक गए। नमस्कार संगिनी। राजमहरा ने थोड़ा सिर हिलाया और उसकी नज़र शशांक जैन पर पड़ी। शशांक जैन द्वारा प्रकट की गई तलवार की ऊर्जा बहुत तेज और राजसी थी। अगर राजमहरा के पास निष्क्रिय दिव्य तकनीक अजय निषेध नहीं होता तो उसके बगल में बैठे बच्चे निश्चित रूप से तलवार की ऊर्जा से क्षत विक्षत हो जाते। तुम्हारी तलवार की ऊर्जा का बहुत तीव्र होना अच्छी बात नहीं है, राजमहरा ने शांति से कहा। यह सुनकर प्रीतम थोड़ा प्रसन्न हुआ। ऐसा लग रहा था कि संगिनी शशांक जैन के तलवार दाव से सहमत नहीं थी। इससे प्रीतम को गर्व महसूस हुआ। शशांक जैन के चेहरे पर थोड़ी कठोरता आ गई। ऐसा लग रहा था कि उसे संगिनी का अच्छा पक्ष नहीं मिलने वाला था। उसे महसूस हो रहा था कि भले ही राजमहरा ने अपनी क्षमताओं का खुलासा नहीं किया, लेकिन उसके शब्दों और कार्यों में एक शक्तिशाली व्यक्ति का भाव था। अब कॉन्सर्ट उसके तलवार दाव से सहमत नहीं था। ऐसा लग रहा था कि अगर वह उत्तरी रहस्यमय स्वर्ग में शीर्ष तलवारबाज बनना चाहता था तो उसे कॉन्सर्ट की स्वीकृति लेनी होगी। ये सोचकर शशांक जैन ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। आप सही कह रहे हैं कॉन्सर्ट, लेकिन मैं अपने जीवन में जिस तलवार दाव का अनुसरण करता हूँ वह अत्यंत शक्तिशाली है। हाँ, राजमहरा ने थोड़ा सिर हिलाया। हर किसी के अलग अलग लक्ष्य होते हैं, इसलिए ये समझ में आता है। शशांक जैन ने जब ये सुना तो वह विस्मय से भर गया। कॉन्सर्ट के शब्द ज्ञान और ज्ञान से भरे थे। यह असाधारण आचरण कुछ ऐसा नहीं था जिसे सामान्य लोग प्राप्त कर सकते थे। टीना ने बहुत पहले ही प्रीतम के शरीर पर फटे हुए कपड़े देखे थे और तुरंत समझ गई थी कि उसने अभी अभी शशांक जैन के साथ प्रतिस्पर्धा की होगी। वह आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। पवित्र भगवान, ऐसा लगता है कि आप पहले ही इस वरिष्ठ से हार चुके हैं। प्रीतम मुस्कुराया और हाथ हिलाया। ठीक है, ठीक है, जब तक कॉन्सर्ट यहाँ है तलवार दाव की सच्चाई कायम रहेगी। टीना ने सिर हिलाया। तलवार दाव के बारे में उसकी चचेरी बहन की समझ वाकई शानदार थी। हालांकि प्रीतम के शब्द थोड़े अतिशयोक्तिपूर्ण थे, लेकिन जब उसे अपनी चचेरी बहन पर इस्तेमाल किया गया तो ऐसा नहीं लगा। वह शशांक जैन की ओर मुस्कुराए। वरिष्ठ, कॉन्सर्ट ने आपको पहले ही एक रास्ता दे दिया है, आप इसे स्वीकार क्यों नहीं करते? शशांक जैन ने अपना सिर हिलाया। राजकुमारी, मैंने आज खुद को साबित करने के लिए 800 से अधिक वर्षों तक कड़वाहट से इंतजार किया है। मेरा कॉन्सर्ट को नाराज करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर मैं उनकी तलवार दाव का निर्धारण नहीं कर पाई तो भविष्य में मेरा जीवन एक जीवित नरक बन जाएगा। टीना अवाक रह गई। ये व्यक्ति वास्तव में जिद्दी था। ऐसी स्थिति में मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। राजमहरा मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। शशांक जैन का तलवार दाव के प्रति जुनून बहुत सराहनीय था। हालांकि अगर वह गलत रास्ता अपनाता है तो वह भविष्य में दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा। चूंकि वह उससे मिल चुका था, इसलिए राजमहरा ने तलवार दाव का सही अर्थ समझने में उसकी मदद करने में कोई आपत्ति नहीं की। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि शशांक जैन एक बहुत अच्छा उदाहरण था। वह अपनी बेटियों को पूरी तरह से समझा सकता था कि तलवार दाव क्या है। राजमहरा ने बच्चों को तलवार दाव का सार दिखाने का अवसर लेने का फैसला किया। वह उन्हें भविष्य में तलवार दाव साधना में गलत रास्ता अपनाने से रोकेगा। पत्नी, कृपया मुझे समझाएं। शशांक जैन थोड़ा प्रसन्न हुआ। राजमहरा ने शांति से कहा, मैं अपनी साधना का उपयोग नहीं करूंगा और मैं केवल अपनी उंगलियों का उपयोग तलवार के रूप में करूंगा ताकि लगातार 3 तलवार चालें चल सकूं। जब तक आप इस प्रक्रिया के दौरान एक बार ब्लॉक कर सकते हैं या पलटवार कर सकते हैं, आप जीत जाते हैं। टीना, प्रीतम और अन्य लोग चौंक गए। बिना किसी साधना आधार के अपनी उंगलियों को तलवार की तरह इस्तेमाल करना शशांक जैन को हराने के लिए सबसे शुद्ध तलवार चाल का उपयोग करने के बराबर था। पूरे उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग में कोई भी शशांक जैन के साथ इतनी अवमाननापूर्ण व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करेगा। दूसरी ओर, जैसा कि कॉन्सर्ट से उम्मीद की जाती है, उनकी निर्भीकता और प्रतिभा वास्तव में असाधारण थी। दूसरी ओर, शशांक जैन के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। अगर कॉन्सर्ट ऐसा कह सकता है तो उसे बहुत आत्मविश्वास होना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि आज उसने वास्तव में तलवार दाव में एक सच्चे पावरहाउस का सामना किया था। ठीक है पत्नी, कृपया आगे बढ़ो। शशांक जैन ने राजमहरा को नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी पूरी ताकत से अपना असली सार घुमाया और अपना ध्यान राजमहरा पर केंद्रित किया। वे दोनों एक दूसरे से 10 फीट से भी कम दूरी पर थे। शशांक जैन ने राजमहरा के बालों की एक लट को लगभग पकड़ लिया था। पहला वार, राजमहरा के चेहरे पर उदासीनता थी। उसने अपनी दाहिनी तर्जनी और मध्यमा उंगली को बंद किया और शशांक जैन पर वार किया।
उफ, ये स्पष्ट रूप से एक बहुत ही आकस्मिक हमला था, लेकिन सभी को एक अजीब और अनिश्चित भावना महसूस हुई। इसके अलावा इसकी गति चौंकाने वाली तेज थी। शशांक जैन ने भौहें सिकुड़ी और जल्दी से अपनी तलवार का इस्तेमाल करके उसे रोक दिया। हालांकि उसने तुरंत अपने सामने खालीपन महसूस किया, क्योंकि हवा का एक झोंका उसके दिल की ओर बढ़ गया। शिट! जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, शशांक जैन के दिल में धड़कने लगी। जब उसने नीचे देखा तो राजमेहरा की उंगली पहले से ही उसके दिल पर थी। अगर ये तलवार होती तो शशांक जैन अब तक मर चुका होता। कितना भयानक! पत्नी की तलवार की चालें साधारण लगती हैं, लेकिन वह वास्तव में जीत गया। कितना अकल्पनीय! प्रीतम और अन्य लोग बार बार चिल्लाए बिना नहीं रह सके। राजमेहरा थोड़ा मुस्कुराए। अनंत तलवारबाजी के साथ शशांक जैन से निपटने के कई तरीके थे। दूसरा वार। शशांक जैन के होश में आने के बाद राजमेहरा ने एक और चाल चली। उफ! इस बार शशांक जैन ने राजमेहरा को पीछे हटने के लिए मजबूर करने के लिए बचाव के रूप में आक्रमण का उपयोग करने के लिए जल्दी से अपनी तलवार से वार किया। अप्रत्याशित रूप से उसका गला सुन्न हो गया। उसने नीचे देखा और पाया कि राजमेहरा की उंगली पहले से ही उसके गले पर थी। शशांक जैन खुद को रोक नहीं पाए और अंदर ही अंदर चिल्ला उठे, हेवेंस! उन्हें लगा कि वे हैरान हैं। फिर से शशांक जैन ने दहाड़ लगाए और अपनी सारी क्षमता को सक्रिय कर दिया। जब तक वह इसे एक बार रोक लेता या कॉन्सर्ट पर वार करता, वह जीत जाता। उसे विश्वास नहीं हुआ कि कॉन्सर्ट के सामने वह वाकई असहाय था। उफ! हालांकि पलक झपकते ही शशांक जैन के माथे में दर्द होने लगा। राजमेहरा की उंगली उसके माथे के ठीक बीच में थी। शशांक जैन को लगा कि उसका दिमाग घूम रहा है। उसने फिर से मुश्किल से निगला, मैंने पहले ही 3 चालें इस्तेमाल कर ली हैं। क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो? राजमेहरा ने अपनी उंगली वापस खींची और शांति से शशांक जैन को देखा। ये शशांक जैन क्रोधित हो गया और उसके मुंह के कोने से खून टपकने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि तलवार का इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। लोगों को हिंसक तरीके से कुचलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसकी हरकतें सामान्य लग रही थीं, लेकिन उनमें अपार शक्ति दिख रही थी। उसने पहले कभी इस तरह के तलवार दाव के बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं की थी। राजमेहरा को शशांक जैन के 3 घातक बिंदुओं पर सिर्फ 3 वार करते देख प्रीतम और बाकी लोगों को लगा कि आज उन्होंने वाकई अपने क्षितिज को व्यापक बना लिया है। तलवार दाव में कॉन्सर्ट की उपलब्धियां पहले ही सादगी के असाधारण दायरे तक पहुंच चुकी हैं। उनका तलवार दाव ही सच्चा दाव है। अध्याय 67। शांत होने के बाद शशांक जैन ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और सम्मानपूर्वक झुक गया। आज कॉन्सर्ट की शिक्षा एक वज्रपात की तरह थी जिसने मुझे जगा दिया। तो तलवार दाव शक्ति की उपस्थिति का पीछा करने के बारे में नहीं है, बल्कि कॉन्सर्ट की तरह लापरवाह और सुंदर होने के बारे में है। कितना अथाह! तलवारबाज जो यहाँ उसके पीछे आए थे, उन्होंने चुपचाप सिर हिलाया। कॉन्सर्ट की 3 चालों ने इस सरल तलवार दाव को पूरी तरह से प्रदर्शित किया। राजमेहरा ने अपना सिर हिलाया। आप जो देख रहे हैं वह अभी भी तलवार दाव का एक हिस्सा है। आप तलवार दाव में दबंगता और आक्रामकता का पीछा कर सकते हैं, लेकिन आप जितना संभव हो उतना बल भी जमा कर सकते हैं, लेकिन एक बार में थोड़ा सा बल छोड़ सकते हैं। लेकिन इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात तलवार नहीं, बल्कि दाव है। तलवार की ऊर्जा चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, इसकी तुलना तलवार के शाश्वत हृदय से नहीं की जा सकती। हजारों बार अपने दिल को तपा देने के बाद सभी चीजें तलवारें बन सकती हैं और सभी ऊर्जा तलवार ऊर्जा बन सकती है। सभी चुप हो गए। सब कुछ तलवार हो सकता है, सभी ऊर्जा तलवार ऊर्जा हो सकती है। इन 2 छोटे वाक्यों ने सभी को ऐसा महसूस कराया जैसे वे प्रबुद्ध हो गए हों। तो तलवार दाव को इस तरह समझा जा सकता है। पत्नी के शब्दों ने वास्तव में हमें प्रबुद्ध कर दिया है। कोई आश्चर्य नहीं कि पवित्र भगवान प्रीतम ने कहा कि तलवार दाव का सत्य तब है जब पत्नी है। ये वास्तव में सच है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद भीड़ ने कहा। राजमेहरा के शब्दों में एक दर्शन था। सभी की राय में ये बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता थी। राजमेहरा ने सभी के भावों को देखा, फिर वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका और खुद पर मुस्कुराया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अनंत तलवारबाजी के कुछ अनौपचारिक शब्द इन लोगों को इतनी प्रशंसा महसूस कराएंगे। ऐसा लग रहा था कि सिस्टम ने वाकई उसके साथ अच्छा व्यवहार किया है। गृहिणी के रूप में उसका जीवन बेहतर और बेहतर होता जा रहा था। मैं वास्तव में भाग्यशाली हूं कि मुझे आपकी बुद्धिमानी भरी राय सुनने को मिली। शशांक जैन के चेहरे पर आखिरकार खुशी की एक झलक दिखाई दी। उसे यकीन था कि जब तक वह कॉन्सर्ट के शब्दों को समझ लेगा, भविष्य में वह निश्चित रूप से बेड़ियों को तोड़कर तलवार दाव में और भी उच्च क्षेत्र प्राप्त करने में सक्षम होगा। ही डैडी न केवल हमारे शिक्षक हो सकते हैं, बल्कि वे कई लोगों के लिए भी शिक्षक हो सकते हैं। राजमेहरा को एक वाक्य से सबको चौंकाते हुए देखकर अनन्या ने गर्व के भाव के साथ खुशी से राजमेहरा की बांह को गले लगा लिया। ये सही है, मुझे डैडी के साथ होने पर बहुत गर्व है। रिया के चेहरे पर 2 प्यारे डिंपल दिखाई दिए। उसने भी अपनी थोड़ी उठाई और राजमेहरा की बांह को गले लगा लिया। अलीशा और राधिका भी राजमेहरा को गले लगाने के लिए आगे बढ़ीं। चारों छोटी लड़कियों ने गर्व से उसकी ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि वे दिखावा कर रही थीं और कह रही थीं, देखो ये हमारे पिता हैं। चारों छोटी लड़कियों को देखकर सभी खुश थे, लेकिन ध्यान से सोचने पर अगर उन्हें बचपन में इतना शक्तिशाली पिता मिल सकता था तो शायद उन्हें भी इतना गर्व होता।
शशांक जैन ने फिर प्रीतम की ओर मुट्ठी बांधी और कहा, मैं इतने सालों से कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मुझे कॉन्सर्ट का मार्गदर्शन नहीं मिलता तो मुझे डर है कि मैं पागल हो जाता। उस समय मैं गुस्से में पवित्र भूमि छोड़कर चला गया था और आपको और हमारे गुरु को बहुत दुख पहुंचाया था। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं अपना पूरा जीवन पवित्र भूमि में सफाईकर्मी के रूप में रहना चाहता हूं। यह मेरे लिए एक सज़ा भी है और उस समय की मेरी गलती का प्रायश्चित भी। प्रीतम खुश हुआ और उसने अपना सिर हिलाया। वरिष्ठ भाई, मुझे बाहरी व्यक्ति मत समझो। वास्तव में न तो गुरु ने और न ही मैंने तुम्हें दोषी ठहराया। चूंकि तुम रुकना चाहते हो तो रुको। धन्यवाद। शशांक जैन बहुत भावुक हो गए। उन्होंने पहले राजमेहरा को और फिर प्रीतम को प्रणाम किया। पवित्र भूमि की यात्रा संतोषजनक रूप से समाप्त होते देख राजमेहरा का अब और रुकने का कोई इरादा नहीं था। वे टीना और अपनी 4 बेटियों के साथ चले गए। अलविदा संगिनी। उन्हें विदा करने के बाद सभी ने देखा कि राजमेहरा और अन्य लोग पहले ही जा चुके थे। सूरज की रोशनी में उनका सफ़ेद लबादा बर्फ से भी अधिक शुद्ध लग रहा था और उसमें असाधारण आत्मविश्वास और शांति, जिससे दूसरों को उनके प्रति श्रद्धा का भाव महसूस हुआ। क्रिस्टल पैलेस के बाहर सुंदर दीपिका ने बैंगनी सुनहरे रंग का लंबा लबादा पहना हुआ था। डूबते सूरज की हल्की सुनहरी रोशनी उसके शरीर पर चमक रही थी और उसे एक सुंदर चमक दे रही थी। महाराज, अतुल साहू ने प्रवेश करने से पहले उनका आदरपूर्वक अभिवादन किया। दीपिका ने उनके हाथ में दिए गए निमंत्रण पत्र पर नजर डाली और उदासीनता से कहा, कल राजकुमारी पत्नी का जन्मदिन है न? अतुल साहू की राजकुमारी पत्नी ने 2 साल पहले दीपिका को उसके बच्चों की देखभाल करने में मदद की थी, इसलिए दीपिका को हमेशा उसका जन्मदिन याद रहता था। अतुल साहू ने सिर हिलाया और वह खुश हो गया। हाँ, मैं आज निमंत्रण भेजने आया हूँ। वह बहुत भावुक हो गया। कल उसकी पत्नी का 30वां जन्मदिन था। उसे उम्मीद नहीं थी कि दीपिका इसे इतनी अच्छी तरह याद रखेगी। इस बारे में बात करते हुए, हालांकि दीपिका आमतौर पर दबंग और ठंडी थी, वह हमेशा अपने कुल के लोगों के प्रति बहुत दयालु रही थी। अन्यथा वह हर दिन इतनी व्यस्त रहती थी, वह एक साधारण राजकुमारी पत्नी का जन्मदिन कैसे याद रख सकती थी? दीपिका ने थोड़ा सिर हिलाया। मैंने पहले ही किसी को एक बढ़िया उपहार तैयार करने का आदेश दे दिया है। इसे आपके निवास पर भेजा जाएगा। धन्यवाद महामहिम। अतुल साहू ने जल्दी से झुककर उसे धन्यवाद दिया। दीपिका का मतलब यह था कि उसके पास जन्मदिन के भोज में शामिल होने का समय नहीं था, इसलिए उसने किसी को उपहार भेजने के लिए कहा। हालांकि दीपिका द्वारा व्यक्तिगत रूप से तैयार किया गया उपहार प्राप्त करने में सक्षम होना अतुल साहू के लिए पहले से ही एक बड़ा आशीर्वाद और सम्मान था। दीपिका ने सिर हिलाया और अतुल साहू के साथ क्रिस्टल पैलेस में चली गई। उनके अंदर जाने के बाद दीपिका अचानक समझ गई, किसी कारण से वह हाल ही में जब भी समय मिला क्रिस्टल पैलेस देखने के लिए आना चाहती थी। वे दोनों बेडरूम के सामने बगीचे में आए और देखा कि चारों बच्चे वहां खेल रहे हैं। राजमेहरा इस समय पतंग बनाने में व्यस्त था। जैसा कि कॉन्सर्ट से उम्मीद थी, वह पतंग बनाना भी जानता है। वह वाकई प्रतिभाशाली है। अतुल साहू धीमी आवाज में उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। दीपिका के चेहरे पर शांति थी, लेकिन वह खुद को सोचने से नहीं रोक पाए, वह वाकई बहुत चंचल है। अतुल साहू ने दीपिका के चेहरे पर ध्यान नहीं दिया और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। कंसोर्ट। राजमेहरा ने अपना सिर उठाया और उनकी नज़र दीपिका के ठंडे चेहरे पर पड़ी। उन्होंने अतुल साहू की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। आप यहाँ किस लिए आए हैं? कल मेरी प्यारी पत्नी का जन्मदिन है। महारानी राजनीति में व्यस्त हैं, इसलिए मैं आपको और बच्चों को भोज में आमंत्रित करना चाहता हूँ। अतुल साहू ने जल्दी से निमंत्रण भेजा। ठीक है, मैं ज़रूर वहाँ आऊँगा। राजमेहरा ने निमंत्रण पत्र रख दिया। उसने अपना सिर नीचे किया और अपनी पतंग बनाने का काम जारी रखा। अतुल साहू ने सोचा कि पति पत्नी के पास कहने के लिए बहुत कुछ होगा, इसलिए वह जल्दी से वहां से चला गया। दीपिका ने राजमेहरा को बहुत देर तक देखा। ये देखकर कि राजमेहरा ने अपना सिर भी नहीं उठाया, वह गहरी सांस लेने और आसमान की ओर देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाने से खुद को रोक नहीं पाए। जब भी वह इस आलसी को देखती तो उसे बेवजह निराशा होती। दीपिका ने दांत पीसते हुए कहा, राजमेहरा, क्या तुम हमेशा के लिए जीना चाहते हो? वह पहले से ही सम्राट के दायरे में थी। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो उसका जीवनकाल कम से कम कुछ 1000 साल होगा। चारों बेटियां बेहद प्रतिभाशाली थीं। उसे भविष्य में उन्हें सम्राट दायरे में लाने का पूरा भरोसा था। अब एकमात्र समस्या राजमेहरा की थी। उनके 6 लोगों के परिवार में वे केवल उसे 100 साल तक जीवित रहने वाला नश्वर नहीं मान सकते थे। हालांकि राजमेहरा ने उसे कई तरह से नाराज किया, फिर भी वह बच्चों का जैविक पिता था। वह चाहती थी कि वह लंबी उम्र जिए। राजमेहरा ने बिना सोचे समझे सिर हिला दिया। बेशक, कौन हमेशा के लिए जीना नहीं चाहता? सौभाग्य से राजमेहरा के पास पहले से ही सम्राट दायरे की साधना थी, इसलिए कुछ 1000 साल तक जीना उसके लिए आसान था। इस आदमी के पास वास्तव में कुछ है जो वह चाहता है। दीपिका ने एक दुर्लभ मुस्कान प्रकट की जो सुंदर और आकर्षक थी। उसकी पतली उंगलियों की एक लहर के साथ एक शास्त्र पुस्तक और सुनहरे प्रकाश में लिपटी एक गोली शून्य में प्रकट हुई। यह एक उच्च श्रेणी की स्वर्ग श्रेणी साधना पद्धति है, दीर्घायु शास्त्र, और एक उच्च श्रेणी की स्वर्ग चरण दीर्घायु गोली भी है। साधना करते समय दीर्घायु गोली का सेवन करने से आपकी आयु बढ़ सकती है।
5 साल से भी कम समय में ये निश्चित रूप से आपकी आयु 300 से 500 साल तक बढ़ा देगी। राज मेहरा व्यस्त थे और उन्होंने दीपिका की कही बात पर ध्यान नहीं दिया। पतंग उड़ाने के बाद उन्होंने ऊपर देखा और मुस्कुराए। तुमने अभी क्या कहा? दीपिका अवाक रह गई। अध्याय 68। क्या यह आदमी जानबूझकर ऐसा कर रहा था? जब उसने सुना कि उसे साधना करनी है तो वह फिर से उसकी चीजें स्वीकार करने को तैयार नहीं था। दीपिका ने अपने दांत पीस लिए और अपना सिर हिला दिया। यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, मैं तो बस यूं ही कह रही थी। वह समझ सकती थी कि राज मेहरा खुद ऐसा न करने का दृढ़ निश्चय कर चुका था। भले ही दीर्घायु शास्त्र की साधना करना बिल्कुल भी थकाऊ न हो, लेकिन वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। ऐसी स्थिति में अब उसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। संक्षेप में, जब तक वह हमेशा के लिए जीना चाहता था, उसके पास उसके जीवनकाल को बढ़ाने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए बहुत समय था। अगर यह वास्तव में काम नहीं करता तो ज्यादा से ज्यादा वह फिर से बलपूर्वक साधनों का उपयोग करेगी। जब उसने ये सोचा तो दीपिका का मूड बहुत बेहतर हो गया। एक शक्तिशाली सम्राट क्षेत्र साधक के रूप में वह राज मेहरा जैसे नश्वर से निपटने में कैसे असमर्थ हो सकती थी। राज मेहरा ने उसे दीर्घायु शास्त्र और दीर्घायु गोली को दूर रखते हुए देखा और तुरंत दीपिका के इरादे को समझ गया। वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। यह महिला वास्तव में हार नहीं मानेगी। राज मेहरा निश्चित रूप से साधना नहीं करेगा। क्या अपनी बेटी की देखभाल करना और सिस्टम के पुरस्कार प्राप्त करना अधिक आनंददायक नहीं था? साधना करके उसका जीवनकाल कितना बढ़ सकता है? पिताजी, क्या पतंग तैयार है? इस समय छोटी लड़कियां उत्साह से दौड़ी चली आईं। उनके पिता ने अभी अभी कहा था कि वह व्यक्तिगत रूप से उनके लिए एक सुंदर पतंग बनाएंगे। ये तैयार है। राज मेहरा ने प्यार से मुस्कुराते हुए पतंग को एक पतली डोरी से अपने हाथ में बांध लिया। अंतिम चरण पूरा हो गया। छोटी लड़कियों के सामने एक सुंदर लाल तितली पतंग दिखाई दी। वाह, ये वास्तव में बहुत सुंदर है। छोटी लड़कियों ने खुशी से ताली बजाई। उनके पिता की पतंग महल के कारीगरों द्वारा बनाई गई पतंगों से कहीं बेहतर थी। दीपिका ने भी उसे देखने के बाद उसकी तारीफ की। जब तक तुम लड़कियों को ये पसंद है। राज मेहरा उपलब्धि की भावना के साथ मुस्कुराया। उसने परफेक्ट फादर प्रोग्राम से जो पतंग बनाना सीखा वह इस दुनिया की पतंगों से भी ज्यादा खूबसूरत और सजीव थी। जब तक अच्छी सामग्री थी, राज मेहरा स्वाभाविक रूप से बच्चों के लिए एक सुंदर पतंग बना सकता था। पिताजी, माँ, चलो साथ में पतंग उड़ाते हैं। ये सही है। मैंने दूसरे लोगों के पिताओं को उनकी माताओं के साथ पतंग उड़ाते देखा। ये बहुत मजेदार था। अनन्या और अलीशा ने राज मेहरा और दीपिका को खींचा। दीपिका बच्चों को अस्वीकार करने के लिए सहन नहीं कर सकी और केवल सिर हिला सकी। ठीक है। राज मेहरा ने पतंग की विशेष रूप से बनाई गई गोलाकार डोरी दीपिका को दी। डोरी पकड़ो, मैं डोरी खींचता हूँ। मम्मा, दीपिका ने सिर हिलाया। फिर उन दोनों ने काम बांट लिया। दीपिका ने धीरे से डोरी हिलाई। राज मेहरा उसके सामने खड़ा था और पतंग को नियंत्रित कर रहा था। पिताजी, माँ, जल्दी करो। ठीक है, पतंग को और ऊपर उड़ने दो। बगल में खड़ी छोटी लड़कियों ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उनका उत्साहवर्धन किया। राज मेहरा और दीपिका असहाय होकर मुस्कुराए और केवल निर्देशानुसार ही कर सके। दीपिका ने पीछे हटने की अपनी गति बढ़ा दी। चूंकि यह पहली बार था जब उसने किसी के साथ इस पर काम किया था, इसलिए वह स्पष्ट रूप से इससे बहुत अपरिचित थी। उसने घास में एक पत्थर पर पैर रखा और तुरंत लड़खड़ा गई। सौभाग्य से उसकी प्रतिक्रिया बहुत तेज थी और उसने खुद को गिरने से बचाने के लिए तुरंत अपना असली सार प्रसारित किया। इससे पहले कि वह उठ पाती, एक मजबूत हाथ ने उसकी कमर को लपेट लिया। राज मेहरा ने दीपिका को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया जो उसकी बाहों में थी और शांति से कहा, सावधान रहो। ठीक है। दीपिका का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने अंदर की अजीब सी भावना को दबा दिया और जल्दी से अपनी कमर मोड़कर राज मेहरा की बाहों से अलग हो गई। हालांकि उसकी नज़र राज मेहरा की बाह पर पड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बाह इतनी मजबूत होगी। राज मेहरा की बाहों में अभी भी उसकी गर्माहट थी और उसकी नज़र भी दीपिका की कमर पर पड़ी। राज मेहरा ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि इस महिला की कमर कितनी पतली है और उसका शरीर कितना कोमल है। जब उन्होंने राज मेहरा को दीपिका को पकड़े हुए देखा तो छोटी लड़कियों के चेहरे पर खुशी के भाव थे। उनके पिता और माँ के बीच अच्छे संबंध थे। एक देखभाल करने वाला और प्यार करने वाला परिवार होना वाकई बहुत खुशी की बात थी। फिर, क्योंकि बच्चे देख रहे थे, राज मेहरा और दीपिका उनके लिए पतंग उड़ाते रहे। दीपिका ने जानबूझकर आसपास की घास और पेड़ की हर पत्ती पर नजर रखी ताकि पहले वाला शर्मनाक दृश्य फिर से न दिखे। जब उन दोनों ने पतंग को सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचाया तभी छोटी लड़कियां उसे उड़ाने के लिए दौड़ पड़ीं। जब राज मेहरा और दीपिका ने पतंग उन्हें लौटा दी तो वे किनारे खड़े होकर उन्हें खेलते हुए देखने लगे। जब सूरज डूब गया तभी दीपिका ने अनिच्छा से अपने बच्चों को विदा किया और सरकारी कामकाज संभालने के लिए मिस्टिक आइस पैलेस की ओर चल पड़ी। 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र में 9 दिन दूर जंगल में एक छिपी हुई गुफा में चांदी के कवच में एक बहादुर आदमी गुफा के सबसे ऊंचे हिस्से में एक जानवर की खाल की बेंच पर बैठा था। उसके लाल बाल थे और माथे के बीच में एक चांदी का सींग था। उसका पूरा शरीर मांसल था। वह भीम था, जो सिल्वर बकरी कबीले का वर्तमान नेता था, जो 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र में 10 महान राक्षस नेताओं में से एक था।
तीनों ब्लैक ईगल बैटल गॉड्स की मौत की कोई खबर अब तक क्यों नहीं है? भीम ने खुद से कहा। 3 जोशी भाइयों को भेजे हुए पूरे 9 दिन बीत चुके थे। हालांकि उन्हें उनकी मौत के बारे में कोई सुराग नहीं मिल सका। इससे भीम को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। वह हजारों सालों से नौस्वर्ग अमर क्षेत्र में छिपा हुआ था, लेकिन उसे कभी भी ऐसी परेशानी वाली बात का सामना नहीं करना पड़ा था। उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि ब्लैक ईगल बैटल गॉड्स को मारने वाला व्यक्ति बहुत ही सक्षम होगा। इस समय एक लंबा और पतला व्यक्ति गुफा के बाहर से अंदर आया। भीम ने देखा कि यह उसका सहायक विष्णु था, जो लोमड़ी कबीले का 8वीं श्रेणी का महान राक्षस जानवर था। क्या आपको ब्लैक ईगल बैटल गॉड्स के बारे में कुछ पता चला? भीम ने जल्दी से पूछा। विष्णु ने अपना सिर हिलाया। कोई सुराग नहीं है। भीम ने सिर हिलाया। ये भी उसकी उम्मीदों के अनुरूप था। उसने फिर पूछा, क्या आपने कल होने वाली पितृ पूजा की तैयारी पूरी कर ली है? विष्णु ने सिर हिलाया। सब कुछ तैयार है। हाँ, भीम ने संतुष्टि में सिर हिलाया। इस बार की पितृ पूजा कोई छोटी बात नहीं है। मैं अपने पूर्वजों की शक्ति के उतरने के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे पूर्वजों का समर्थन मिल जाए तो मेरी शक्ति निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। इसलिए इस बार पितृ पूजा के दौरान कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, चिंता मत करो सेनापति, कोई समस्या नहीं होगी। विष्णु के चेहरे पर दृढ़ निश्चय था। मैं आपकी पितृ पूजा में सफलता की कामना करता हूँ और आप जल्द से जल्द दानव सम्राट क्षेत्र में पहुंच जाएं। भीम ने अपना सिर उठाया और जोर से हंसा। मैं जल्द या बाद में दानव सम्राट क्षेत्र में पहुंच जाऊंगा, लेकिन बस मामले में 300 जोड़े मानव लड़के और लड़कियों को पकड़ो और उनके खून का उपयोग उत्तरी पठार पर्वत श्रृंखला में भव्य गठन को सक्रिय करने के लिए करो। ब्लैक ईगल बैटल गॉड्स को मारने वाले मास्टरमाइंड के बारे में सोचते हुए भीम को बेचैनी महसूस हुई। सुरक्षा के लिए उसने उत्तरी पठार पर्वत श्रृंखला के प्राचीन रक्षात्मक गठन को सक्रिय करने का फैसला किया। जब तक ये गठन सक्रिय था तब तक कोई भी पर्वत श्रृंखला में प्रवेश नहीं कर सकता था, ताकि उसे अपने पूर्वजों को सम्मान देने से रोक सके। इसके अलावा एक बार जब वह सफल हो जाता तो वह दानव सम्राट क्षेत्र में और भी तेजी से कदम रख सकता था। उस क्षेत्र में उसे एक मानव सम्राट क्षेत्र साधक से भी डर नहीं था। हाँ, मैं इसे तुरंत करूंगा। विष्णु ने मन ही मन सोचा कि कमांडर वास्तव में एक अनुभवी दानव शक्ति है। उसने जो कुछ भी किया वह सुरक्षित और सतर्क था। जब तक उत्तरी पठार पर्वत का प्राचीन गठन सक्रिय था, वह दिन जब कमांडर दानव सम्राट क्षेत्र में आगे बढ़ेगा बस कोने के आसपास होगा। उस समय उसके पास एक उज्ज्वल भविष्य होगा। जैसे ही रात हुई, अतुल साहू की हवेली रोशनी और सजावट से सजी हुई थी। यह उत्सव से भर गया। राजमहरा अपनी 4 बेटियों को समय पर हवेली के प्रवेश द्वार पर ले आए। इस बार अनन्या और अन्य 2 लड़कियों ने अतुल साहू की पत्नी के लिए एक छोटा सा उपहार भी तैयार किया। अध्याय 69। इस समय अतुल साहू की संपत्ति के मुख्य हॉल में सभी मौजूद थे। शाही परिवार के कई लोगों के अलावा हॉल के दोनों तरफ कई मंत्री और रईस पहले से ही बैठे थे। हॉल के बीच में 2 आलीशान टेबल थीं। एक टेबल पर अतुल साहू, उनकी खूबसूरत पत्नी राधा और उनका बेटा सोनू बैठे थे। दूसरी टेबल खाली थी। हालांकि वहां मौजूद सभी लोग जानते थे कि इस टेबल पर कौन बैठेगा। मैंने सुना है कि महारानी का पति असाधारण रूप से सुंदर है। हम आखिरकार आज उसका चेहरा देख सकते हैं। ये सही है। हम आमतौर पर कंसोर्ट को देखने के योग्य नहीं होते हैं। हम आखिरकार आज अपने क्षितिज को व्यापक बना सकते हैं। बहुत से लोग ये देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि शक्तिशाली महारानी मिस्टिक आइस का आदमी कितना उत्कृष्ट है। जल्द ही राजमहरा अपनी 4 बेटियों के साथ अंदर आए। जब उन्होंने उसे देखा तो अतुल साहू और अन्य लोग तुरंत उठ खड़े हुए और झुके। नमस्कार पत्नी। उन्होंने राजमहरा की आभा और सुरुचिपूर्ण आचरण देखा। जैसा कि महारानी के पति से उम्मीद थी, वह वास्तव में असाधारण था। अतुल साहू और राधा पहले ही आगे बढ़ चुके थे। राजमहरा के बगल में बैठी छोटी लड़कियां उत्सुकता से राधा के पास चली गईं। जब वे लगभग 2 साल की थीं, तो राधा ने कुछ दिनों तक दीपिका की देखभाल में उनकी मदद की थी। इसलिए छोटी लड़कियों को राजकुमारी पत्नी के बारे में अच्छी धारणा थी। उन्होंने उसके जन्मदिन के लिए विशेष रूप से एक उपहार तैयार किया था। अनन्या ने एक बैंगनी दर्पण निकाला जो हल्की चांदनी उत्सर्जित कर रहा था और कहा, महाराज, यह अनंत चंद्र दर्पण है जो मैं आपको दूंगी। ये रात में चांदनी उत्सर्जित करता है और इसका उपयोग दिन के दौरान भी किया जा सकता है। राधा ने अनन्या के सिर को प्यार से सहलाया और मुस्कुराते हुए दर्पण स्वीकार कर लिया। अनन्या, तुम बहुत दयालु हो। और मेरा, रिया ने एक क्रिस्टलीय कांच का पक्षी निकाला। यह मेरा अमर आकाश पक्षी है। ये बिस्तर के पास बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, धन्यवाद रिया। राधा ने अमर आकाश पक्षी को खुशी से स्वीकार किया। पत्नी, यह आपके लिए दीर्घायु फूल है। मैं आपकी भी दीर्घायु की कामना करती हूँ, जैसा कि दीर्घायु फूल ने किया है। अलीशा ने एक अमर आभा वाला फूल निकाला। पंखुड़ियां लाल थीं और पत्तियां हरी थीं। ऐसा लग रहा था कि वे कभी मुरझाएंगी नहीं। राधा ने बार बार सिर हिलाया। अलीशा वाकई बहुत समझदार होती जा रही है। राधिका ने राधा की आस्तीन खींची और उसके हाथ में हथेली के आकार का एक सफेद सांप रख दिया। महाराज, मैं ये छोटा सा सांप आपको दूंगी। राधा ने इस छोटे से सांप को उत्तरी रहस्यमय स्वर्ग की कई महिलाओं के पालतू जानवर के रूप में पहचाना। यह एक क्लाउड जेड सांप था।
ये सांप कभी बड़ा नहीं होगा। ये बहुत प्यारा था, आपका उपहार बहुत बढ़िया है। राधा ने प्रसन्न भाव से क्लाउड जैड सांप को दूर रख दिया। राधिका ने पलटकर अपनी तीनों बहनों को गर्व से देखा। देखो, महारानी को मेरा दिया हुआ उपहार पसंद आया। पिछली बार जब उसने टीना को उपहार दिया था तो उसने उसे डरा दिया था। इस वजह से राधिका ने कसम खाई कि अगली बार जब वह उपहार भेजेगी तो वह निश्चित रूप से एक राक्षस जानवर भेजेगी जिसे अन्य लोग पसंद करते हैं। उसने आखिरकार आज ऐसा किया और उसे खुद पर बहुत गर्व था। अनन्या, रिया और अलीशा ने सिर हिलाया। ये सही है, राधिका आखिरकार बड़ी हो गई है। हाँ हाँ, राधिका जानती है कि दूसरों को पसंद आने वाले राक्षस जानवर कैसे दिए जाते हैं। यह अच्छी बात है। ये और भी अच्छा होता अगर राधिका हमें राक्षस जानवरों से नहीं डराती। परसों मैं उससे लगभग डर गई थी। उनके गंभीर लेकिन प्यारे हाव भाव देखकर वहां मौजूद हर कोई हंसे बिना नहीं रह सका। ऐसी प्यारी और खूबसूरत लड़कियां किसी को भी पसंद आएंगी। अतुल साहू ने फिर सम्मानपूर्वक कहा, पत्नी कृपया बैठिए। राजमेहरा ने सिर हिलाया और 4 छोटी लड़कियों के साथ मेज पर बैठ गया। जन्मदिन का भोज शुरू होने के बाद वहां मौजूद हर कोई एक एक करके राजमेहरा को टोस्ट देने के लिए आगे बढ़ा। अमेरिका में ये अमीर और शक्तिशाली लोग आमतौर पर अपने अपने क्षेत्रों में प्रमुख व्यक्ति थे। हालांकि राजमेहरा के सामने वे सभी ने खुद को नीचा दिखाने की पहल की। कुछ लोगों ने तो ये भी महसूस किया कि राजमेहरा के साथ गिलास टकराना एक बड़ा सम्मान था। राजमेहरा ने सभी का टोस्ट विनम्रता से स्वीकार किया। सम्राट दायरे में पहुंचने के बाद वह शराब की शक्ति को भंग करने के लिए पूरी तरह से अपनी आध्यात्मिक शक्ति पर भरोसा कर सकता था, इसलिए वह नशे में नहीं आ सकता था। जब सभी ने ये देखा तो वे चिल्ला उठे, पत्नी वास्तव में उदार है। 3 राउंड शराब पीने के बाद अतुल साहू की नज़र हरे रंग के वस्त्र पहने सफ़ेद बालों वाले एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। उसने विनम्रता से कहा, मास्टर हान, अब आप मेरी प्यारी संगिनी के लिए चित्र बना सकते हैं। हरे रंग के वस्त्र पहने सफ़ेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति विपिन तुरंत खड़े हो गए और सिर हिलाया। ठीक है, वह अपनी सीट से उठे और हॉल के बीच में चले गए। अपने दाहिने हाथ की एक लहर के साथ एक रहस्यमयी रोशनी चमक उठी। प्रकाश के गायब होने के बाद हॉल के बीच में एक बेहद खूबसूरत कैनवास तैर रहा था। विपिन अपने बाएं हाथ में एक स्याही का पत्थर पकड़े हुए थे जो एक अजीब 7 रंग की रोशनी से टिमटिमा रहा था। उनके दाहिने हाथ में एक ब्रश था जो अमर क्यूई से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि यह बहुत उच्च गुणवत्ता का था। इस समय हॉल में हलचल मच गई, जैसा कि उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग के कला सन से उम्मीद थी। मास्टर विपिन बहुत प्रभावशाली हैं। बेशक, मास्टर विपिन ने 6000 वर्षों तक ड्राइंग में साधना की है। वे लोगों, भूतों, पहाड़ों, नदियों, मंडपों, फूलों, पेड़ों, पक्षियों और जानवरों को आकर्षित कर सकते हैं। वे वास्तव में एक दुर्लभ प्रतिभा हैं। ये सही है, मास्टर विपिन को चित्र बनाते हुए देखना निश्चित रूप से एक आंख खोलने वाला है। वहां मौजूद सभी लोग अमीर और सम्मानित थे। उन्होंने अनगिनत प्रसिद्ध चित्र देखे थे। हालांकि कई लोगों के लिए यह पहली बार था जब उन्होंने विपिन का चित्र देखा था। इससे ये स्पष्ट हो गया कि विपिन का उपनाम आर्ट सेंट निश्चित रूप से योग्य था। नॉर्थ मिस्टिक हेवन में कला जगत में उनका दर्जा बहुत ऊंचा था। वह इस शोरगुल से विचलित नहीं हुआ। इस समय विपिन ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पूरी ताकत से प्रसारित किया और ब्रश को नियंत्रित करके कैनवास पर राधा का चित्र बनाया। अनन्या ने उत्सुकता से राजमेहरा से पूछा, पिताजी, कॉन्सर्ट खुद का चित्र क्यों बनाना चाहती है? राजमेहरा ने कहा, यह उसके लिए अपनी युवावस्था को याद रखने का एक तरीका है। इसे सरल शब्दों में कहें तो यह अपनी युवावस्था में अपनी उपस्थिति को पीछे छोड़ना है। धनी परिवारों की कई महिलाएं हर जन्मदिन पर खुद को ऐसे चित्र बनाती हैं। ओह ओह, अनन्या और अन्य लोगों ने तुरंत इसे याद कर लिया। लगभग 5 मिनट बाद विपिन ने आखिरकार चित्र बनाना समाप्त कर दिया। फिर उसने एक जेड पॉट निकाला और अपने दाहिने हाथ को हिलाकर आध्यात्मिक तरल की एक धारा निकाली जो चित्र पर छलक गई। स्विश! तुरंत कैनवास पर एक चमकदार सफेद रोशनी चमक उठी। रोशनी गायब होने के बाद राधा का चित्र आकर्षण, जीवंतता और शालीनता से भर गया। हर कोई जल्दी से देखने के लिए आगे बढ़ा और चौंककर चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। मास्टर हान का चित्र वाकई चौंकाने वाला है। ये वाकई बहुत सुंदर है। अतुल साहू ने जल्दी से राधा का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गया। ये देखकर कि चित्र में व्यक्ति कितना जीवंत और सुंदर था, उन दोनों ने बहुत संतुष्ट भाव प्रकट किए। पिताजी, चलो हम भी देखते हैं। अनन्या और बाकी लोग भी अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाए और जल्दी से राजमेहरा को देखने के लिए आगे खींच लिया। वाह, ये बहुत सुंदर है। छोटी लड़कियां इतनी बढ़िया ड्राइंग देखकर चौंक गईं और विपिन के लिए उत्साह से ताली बजाने लगीं। ठीक इसी समय रिया के हाथ से तेल की एक बूंद उड़कर चित्र पर जा गिरी। अरे! सभी ने जल्दी से नीचे देखा और देखा कि तेल की यह बूंद चित्र में राधा की नाक की नोक पर गिरी और फिर एक छोटे पीले धब्बे में बदल गई। छोटी लड़कियों ने भी ये देखा और जल्दी से चित्र को देखने के लिए रुक गईं। रिया की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे पता था कि वह मुसीबत में है। अध्याय 70। पिताजी, मैंने कुछ गलत किया। रिया ने डरते डरते राजमेहरा का हाथ खींचा। उसका छोटा सा मुंह और नाक फड़कने लगे और ऐसा लग रहा था कि वह रोने वाली है। राजमेहरा ने कैनवास पर तेल के दागों को ध्यान से देखा।
अपने ग्रैंडमास्टर स्तर के पेंटिंग कौशल के साथ वह इस दागदार पेंटिंग से निपटने के तरीके से बेहद परिचित था। इसलिए उसने छोटी लड़की के सिर को धीरे से रगड़ा। कोई बात नहीं, यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। इससे पहले कि राजमेहरा फिर से कुछ बोल पाता, अतुल साहू ने कहा, हाँ ये ठीक है, ये बस थोड़ा सा तेल का दाग है। राधा आगे बढ़ी और रिया के सिर को छुआ। वह धीरे से मुस्कुराए और बोली, बेबी इसे दिल पर मत लेना। लेकिन महाराज आप बहुत सुंदर हैं, पेंटिंग इस तरह अच्छी नहीं लगेगी। हालांकि उसे तसल्ली थी, लेकिन रिया को अभी भी बुरा लग रहा था। अनन्या, अलीशा और राधिका ने बार बार सिर हिलाया। उन्होंने मन ही मन सोचा कि अगर सभी लोग एक साथ ताली न बजाते तो रिया कैनवास पर तेल नहीं छिड़कती। जब उन्होंने इतनी सुंदर पेंटिंग को गंदा होते देखा तो छोटी लड़कियों को बुरा लगा। कोई बात नहीं, अतुल साहू के चेहरे पर एक बेपरवाह भाव था। मैं मास्टर विपिन से दूसरी पेंटिंग बनाने के लिए कहूंगा, क्या ये ठीक है? रिया ने विपिन की ओर अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं। इसे फिर से बनाना बिल्कुल ठीक है। विपिन ने विषय बदल दिया। एकमात्र समस्या यह है कि मैं जिस कैनवास का उपयोग कर रहा हूं वह पल्लाइट पेपर नामक एक धर्म कलाकृति है। ये जादुई कलाकृति जम सकती है। एक बार रंगने के बाद ये कम से कम गारंटी दे सकती है कि 10,000 वर्षों के भीतर इसका रंग फीका या बदल नहीं जाएगा। ये हमेशा चमकदार रहेगी। अगर ये तेल से दागदार है तो तेल का दाग हमेशा के लिए वहां रहेगा। हालांकि मेरे पास केवल एक जादुई कलाकृति है। अगर मैं इसे फिर से बनाऊंगा तो मैं केवल साधारण कागज का उपयोग कर सकता हूं। अतुल साहू और अन्य लोगों ने चुपचाप सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि विपिन द्वारा चित्रित राजकुमारी पत्नी इतनी सुंदर और जीवंत थी। ये पता चला कि कैनवास भी असाधारण था। चूंकि कैनवास स्थायी रूप से दागदार हो गया था, इसलिए इसे केवल त्याग दिया जा सकता था। राधा ने धीरे से मुस्कुराया। कागज का उपयोग करना ठीक है, ये सिर्फ स्मरण करने का एक तरीका है। हम बच्चों को इतनी छोटी सी बात पर दोषी महसूस नहीं करा सकते। सभी ने प्रशंसा के भाव प्रकट किए। जैसा कि राजकुमारी पत्नी से उम्मीद की जा रही थी, उसकी सहनशीलता और व्यवहार वास्तव में असाधारण था। राजमेहरा ने थोड़ा सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी बेटियों को राधा इतनी पसंद थी। वह वास्तव में बहुत दयालु थी। पिताजी, क्या कैनवास को उसकी मूल स्थिति में वापस लाने का कोई तरीका नहीं है? रिया ने सोचा कि उसके पिता कितने सर्वशक्तिमान हैं और उसने अपनी आखिरी उम्मीद के साथ पूछा। राजमेहरा ने अपना सिर हिलाया। यह असंभव है। जैसा कि विपिन ने कहा था, उसकी धार्मिक कलाकृति चमकदार थी और तेल के दाग साफ करना मुश्किल था। एक बार जब ये किसी जादुई कलाकृति द्वारा बंद कर दिया जाता है तो जब तक इसे नष्ट नहीं किया जाता तब तक दाग को हटाना असंभव होगा। आटिल्डर, रिया के कंधे तुरंत झुक गए और उसकी आंखों में निराशा दिखाई दी। राजमेहरा ने उसके छोटे से चेहरे को प्यार से रगड़ा। लेकिन डैडी, इस पेंटिंग को और भी चमकदार और सुंदर बना सकते हैं। क्या ऐसा है? रिया की आंखें चमक उठीं। पिता के पास वाकई एक तरीका था। वे जानते थे कि उनके पिता सबसे शानदार थे। इतने लंबे समय तक राजमेहरा के साथ रहने के बाद छोटी लड़की जानती थी कि जब तक उसके पिता कहते हैं कि यह ठीक है, ये निश्चित रूप से ठीक होगा। अनन्या, अलीशा और राधिका ने भी राजमेहरा को उत्सुकता से खींचा। पिताजी, पेंटिंग को सुंदर बनाए। केवल वे ही नहीं, बल्कि अतुल साहू, राधा और अन्य लोगों के चेहरे पर भी आश्चर्य और उत्सुकता थी। चूंकि कॉन्सर्ट ने कहा था कि कोई रास्ता है, तो उसके पास कोई रास्ता तो होगा ही। हालांकि वह मूल रूप से रंगी हुई पेंटिंग को और सुंदर कैसे बनाएगा? भीड़ में विपिन सबसे अधिक उत्साहित था। वह जल्दी से आगे बढ़ा और झुक गया। कृपया जल्दी से आगे बढ़ें और मेरे क्षितिज को व्यापक बनाएं। ये देखकर कि वह कितना तत्पर था, हर कोई आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। जैसा कि एक कला संत से अपेक्षित था, वह पेंटिंग के प्रति जुनून की स्थिति में पहुंच गया था। राजमेहरा मुस्कुराया। ठीक है, उसने अभी अभी देखा था कि रिया के हाथ पर लगा तेल अखरोट का तेल था, जिसका उपयोग ठंडे व्यंजनों को हिलाने के लिए किया जाता है। और अखरोट का तेल तेल चित्रों में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ मसालों में से एक था। उस स्थिति में वह इसे ऐसे ही रहने देगा। उसने कुछ और प्रकार के पौधे के तेल निकाले और इस दूषित पेंटिंग को तेल पेंटिंग में बदलने के लिए पेंट को मिलाया। उसके पास ग्रैंडमास्टर स्तर की पेंटिंग कौशल था। राजमेहरा न केवल विभिन्न पेंटिंग शैलियों में कुशल था, बल्कि वह पेंट के संयोजन और संशोधन से भी बेहद परिचित था। फिर उसने किसी को अखरोट के तेल सहित कुछ पौधे के तेल और पेंट को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक कुछ खनिजों को इकट्ठा करने का आदेश दिया, जैसा कि अनुरोध किया गया था। मैं ये करूंगा। विपिन ने राजमेहरा की मदद करने की पहल की और जल्दी से आवश्यकताओं के अनुसार सामग्री एकत्र की। सभी की उत्सुक निगाहों के नीचे राजमेहरा ने जल्दी से कच्चे माल को पीस लिया और उन्हें एक निश्चित अनुपात के अनुसार पेंट में मिला दिया। तो पौधे के तेल का इस्तेमाल पेंट को मिलाने के लिए भी किया जा सकता है। विपिन की आंखें चमक उठीं। उसे पक्का अंदाजा था कि आज कॉन्सर्ट को देखने के बाद उसकी पेंटिंग की साधना का स्तर निश्चित रूप से सुधर जाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने कॉन्सर्ट के बारे में कभी नहीं देखा था या सुना था। यह एक नई दुनिया की खोज करने के बराबर था। फिर राजमेहरा ने तैयार पेंट से कैनवास को रंग दिया। कुछ ही देर में एक बेहतरीन, रंगीन और बेहतरीन पेंटिंग सबके सामने आ गई। कैनवास पर खूबसूरत महिला ने जीवंतता का एहसास कराया। हर कोई दंग रह गया। विपिन ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं।
उसे प्रेरणा की एक चमक महसूस हुई। मास्टर हान की पेंटिंग जीवंत थी, लेकिन कॉन्सर्ट की पेंटिंग ज्वलंत और विचारोत्तेजक है। ये सही है। महारानी के पति द्वारा इसे पूर्ण किए जाने के बाद ये पेंटिंग रंग, संतृप्ति, चमक और रंग के मामले में दोषरहित है। यह एक उत्कृष्ट कृति है। शानदार। अगर मुझे नहीं पता होता कि यह एक पेंटिंग है तो मैं सोचता कि राजकुमारी पति पेंटिंग में है। उपस्थित धनी और प्रभावशाली लोग आमतौर पर प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा बनाई गई अनगिनत पेंटिंग की सराहना करते हैं। हालांकि ये पहली बार था जब उन्होंने राजमेहरा द्वारा संशोधित एक तेल पेंटिंग देखी थी। जीवंत और संतृप्त रंग विपिन की पेंटिंग से कम एक पायदान ऊपर थे। विपिन ने भी प्रशंसा के साथ राजमेहरा को प्रणाम किया। पत्नी की तुलना में मुझे कला संत कहलाने में वास्तव में शर्म आती है। अब से केवल पत्नी ही उत्तर रहस्यवादी स्वर्ग की कला संत हो सकती है। सभी ने उससे सहमति जताई। ये सही है, केवल महारानी का पति ही कला संत हो सकता है। राधा इतनी खुश थी कि वह मुस्कुराना बंद नहीं कर सकी। उसने पेंटिंग को खुशी से अपने हाथ में पकड़ लिया। क्या आशीर्वाद है, मुझे इतनी सुंदर पेंटिंग मिलने की उम्मीद नहीं थी। पत्नी ने सुअर के कान से रेशम का पस बनाया। अतुल साहू ने जब ये सुना तो वह खिलखिलाकर मुस्कुराया। ये जन्मदिन की पार्टी राधा को खुश करने के लिए थी। अब जबकि उसकी प्यारी पत्नी ने यह उत्कृष्ट कृति प्राप्त कर ली है तो ये जन्मदिन की पार्टी वास्तव में इसके लायक थी। ये देखकर कि हर कोई राजमेहरा की पेंटिंग की प्रशंसा कर रहा था, रिया, जो घबराई हुई थी, ने आखिरकार एक लंबी सांस ली। उसने ऊपर देखा और राजमेहरा की ओर हाथ हिलाया। पिताजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या है? राजमेहरा उत्सुकता से नीचे झुका। रिया चुपके से मुस्कुराए। उसने उसके चेहरे को गले लगाया और उसे एक बार में 3 बार चूमा। पिताजी, आप मेरे चमत्कार हैं।